Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic of discussion is biotransformation. Biotransformation क्या होता है? That is basically the chemical alteration of a drug in the body from lipid soluble to water soluble form so that it can be effectively eliminated. What are the possible outcomes of biotransformation? You may be converting an active drug into an inactive drug. You may be converting an active drug into a toxic metabolite. You may be converting a prodrug or an inactive form of the drug into an active form. इसकी ये 3 एग्जांपल्स हैं, जैसे कि लीवोडोपा, इट मे बी कन्वर्टेड इनटू डोपामीन. ठीक है, प्रेडनिजोन को आप बायो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू कन्वर्ट करते हो इनटू प्रेडनिसिलोन. ठीक है, एंड बेकएम्पेलिन इज़ एक्चुअली कन्वर्टेड इनटू एम्पिसिलिन थ्रू दिस बायो ट्रांसफॉर्मेशन पाथवे. इसके अलावा समटाइम्स क्या होता है कि एक्टिव ड्रग कन्वर्ट्स इनटू अ फॉर्म दैट इज़ इवन मोर एक्टिव देन द पेरेंट ड्रग. नेक्स्ट हमारे पास क्या है? व्हाट इज़ हॉफमैन एलिमिनेशन. हॉफमैन एलिमिनेशन क्या होती है कि कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि ऑपरेट करते हैं बाय मॉलिकुलर रीअरेंजमेंट. उनमें बायो ट्रांसफॉर्मेशन की इतनी शदीद वाली ज़रूरत नहीं होती. इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि सपोज लिवर डिजीज़ है, ठीक है, उसमें आपके पास बहुत सारे एंजाइम्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बायो ट्रांसफॉर्मेशन वो डेफिशिएंट होते हैं. तो हम ऐसे ड्रग्स इस्तेमाल करना चाहेंगे, ठीक है, या प्रिस्क्राइब करेंगे दैट विल ठीक है ऑपरेट बाय हॉफमैन एलिमिनेशन. इसकी एग्जांपल है हमारे पास एटाक्यूरियम, ठीक है ना, विच इज़ बेसिकली एन एनाल्जेसिक मसल रिलैक्सेंट. कुछ ड्रग्स होते हैं जो कि एक्सक्रीट हो जाते हैं अनचेंज्ड एंड दीज आर एक्चुअली हाइड्रोफिलिक. एग्जांपल्स हमारे पास हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड न्यूस्टिग्मीन. नाउ व्हाट आर द फेजेस ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन. बायो ट्रांसफॉर्मेशन के 2 मेजर फेजेस हैं या 2 मेन मेटाबॉलिक फेजेस हैं. द फर्स्ट फेज़ इज़ एक्चुअली फेज़ 1 विच इज़ नॉन सिंथेटिक. इसमें आपने क्या करना होता है? अच्छा, हमेशा पहले आमतौर पर, ठीक है, हमेशा पहले फ़ेज़ 1 होता है, उसके बाद फ़ेज़ 2 होता है. इसके अलावा ठीक है, लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी वो हम बाद में देखेंगे. फ़ेज़ 1 हमेशा अर्लियर होता है, ठीक है, और दैट इज़ बाय द मीन्स ऑफ साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स. ठीक है, इसमें आपने क्या करना होता है कि मॉडिफाई करना होता है ड्रग को, ठीक है, बाय एडिंग और अनमास्किंग अ पोलर फंक्शनल ग्रुप. ठीक है, जिसकी वजह से आपका वो जो कंपाउंड होगा दैट विल बिकम पोलर एंड पोलर हो जाएगा. ठीक है ना. तो हमने बेसिकली एज मैंने ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया कि हमने बायो ट्रांसफॉर्मेशन में लिपिड सॉल्युबल से वाटर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो जो वाटर सॉल्युबल फॉर्म होती है वो हमेशा क्या होती है? पोलर होती है ना. अच्छा, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास जो फेज़ है दैट इज़ बेसिकली द सिंथेटिक फेज़. ठीक है, एंड सिंथेटिक फेज़ टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफरेजेस. ठीक है, इसको फेज़ 2 भी कहते हैं और इसमें आमतौर पर कॉन्जुगेशन होती है बाय एडिंग अ मोइटी. ठीक है, एडिंग अ मोइटी, जिसकी वजह से वो कंपाउंड हमारे पास इनएक्टिव हो जाता है, एक इनएक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो जाता है या एक पोलर सा एक कंपाउंड बन जाता है. ठीक है, हम लोग कौन कौन से फंक्शन मोइटीज़ ऐड करते हैं? ग्लूकुरोनाइड ऐड करते हैं, सल्फेट ऐड करते हैं और एसीटेट ऐड करते हैं. ठीक है, इसके अलावा इसकी एक्सेप्शन ये है कि जो एक ट्यूबरक्लोसिस का एक एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग होता है दैट इज़ आइसोनियाज़ेड. ठीक है, उसमें हमारे पास क्या होता है कि फ़ेज़ 2 जो होता है ना दैट टेक्स प्लेस बिफोर फ़ेज़ 1. अच्छा, व्हाट अबाउट दोज ड्रग्स जो कि ऑलरेडी लेस लिपिड सॉल्युबल हैं. ठीक है, उनमें हम लोग कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट करा सकते हैं एज अकर्स इन फ़ेज़ 0 एंड इन फ़ेज़ 3. ठीक है ना. तो ये वाले 2 हमारे पास ट्रांसपोर्ट फेजेस होते हैं फॉर द लेस लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स. ठीक है, इसके अलावा हमारे पास आपको पता होना चाहिए कि जो साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स हैं इनके अंदर भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन होती है. अच्छा, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये 3A4 का मतलब क्या है. सबसे पहले फैमिली नेम क्या है? दैट इज़ CYP. ठीक है, और इसके बाद हमारे पास क्या है? द कैपिटल लेटर डेजिग्नेट्स द सब फैमिली. अच्छा, सॉरी, 3 जो है, ठीक है, दैट इज़ बेसिकली द फैमिली नेम. ठीक है, A जो आपके पास है दैट इज़ बेसिकली द सब फैमिली. ठीक है, और जो 4 है, ठीक है, दैट इज़ रेफरिंग टू द स्पेसिफिक आइसो एंजाइम. तो जैसे मैंने बताया कि जो आपके पास साइटोक्रोम है, ठीक है, एंजाइम्स, ठीक है, इनके अंदर आगे डिफरेंट फैमिलीज़ हैं. ठीक है, और कुछ लोगों के अंदर जेनेटिक वेरिएबिलिटी ऐसी होती है कि कुछ साइटोक्रोम के जो एंजाइम्स हैं वो अवेलेबल नहीं होते हैं. जैसे कि CYP2 C1 के जो लोग होते हैं, ठीक है, कुछ लोग इस एंजाइम के लिए पुअर मेटाबोलाइजर्स होते हैं. ठीक है, तो कोडीन जो कि एक ओपियोइड है, ठीक है, इस एंजाइम ने ना इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है. ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपको बायो ट्रांसफॉर्मेशन के शुरू में आउटकम्स बताया कि ना सिर्फ आपने उसको इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है बल्कि आपने समटाइम्स उसको एक्टिव फॉर्म में भी कन्वर्ट करना होता है. तो जो पुअर मेटाबोलाइजर्स है वो कोडीन को जो है ना वो प्रॉपर्ली उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाते. इसी तरह जो क्लोपिडोग्रेल है, ठीक है, इसकी जो पर्ची मिलती है
उसके अंदर प्रिस्क्रिप्शन स्लिप के ऊपर ये लिखा होता है कि जो ये वाले CYP2C19 पुअर मेटाबोलाइजर्स हैं वो इस मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये वाला जो एंजाइम है इसने इस ड्रग को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। जब ये नहीं होगा, वो पुअर मेटाबोलाइजर्स हैं, तो उनके अंदर एंटीप्लेटलेट एक्टिविटी सही तरीके से काम नहीं करेगी। अच्छा, मैंने बात ये की थी कि जो फ़ेज़ 2 के बाद जो है ना आपका जो एंजाइम होता है, ठीक है, वो इनएक्टिव हो चुका होता है, लेकिन इसकी एक सिर्फ एक्सेप्शन है जिसको मैं मेंशन करना चाह रही हूँ, ठीक है। दैट इज़ रिलेटेड टू मॉर्फिन, कि जो मॉर्फिन 6 ग्लूकुरोनाइड है दैट इज़ मोर पोटेंट दैन मॉर्फिन एंड दैट इज़ एन एक्सेप्शन टू द रूल, ठीक है। अब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। इट कैन बी जेंडर, ठीक है, हार्मोन्स डिफरेंट तरीके से मेटाबोलाइज होते हैं, अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म मेल्स और फीमेल्स में डिफरेंट होता है, इसी तरह रेसेस में डिफरेंट होता है, ठीक है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे भी डिपेंड करता है कि आपका बायो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है, कोई लिवर पैथोलॉजी तो नहीं है, ठीक है। इस तरह गैसेस ज़्यादा बेहतर तरीके से और जल्दी मेटाबोलाइज हो जाती हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स। ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स दो तरह के होते हैं, माइक्रोसोमल होते हैं और नॉन माइक्रोसोमल। माइक्रोसोमल से मुराद है कि वो आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द लिवर, किडनी, लंग्स एक्सेट्रा में होते हैं, ठीक है। जबकि नॉन माइक्रोसोमल आपके साइटोप्लाज्म और आपके माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द लिवर सेल्स के अंदर होते हैं, ठीक है। अब जो मुझे बार बार कन्फ्यूजन हो रही थी ना, दैट वाज बेसिकली रिलेटेड टू द साइटोक्रोम P450। क्या साइटोक्रोम P450 माइक्रोसोमल या नॉन माइक्रोसोमल है? साइटोक्रोम P450 माइक्रोसोमल और नॉन माइक्रोसोमल दोनों के अंदर जो फेज़ 1 रिएक्शंस हैं उनके अंदर ये इस्तेमाल होगा, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट टॉपिक है, ठीक है ना, दैट इज़ अबाउट एंजाइम इंड्यूसर्स एंड एंजाइम इनहिबिटर्स, ठीक है। इंड्यूसर्स में हमारे पास एग्जांपल है CPR, कार्बामेज़ीन, ठीक है ना, फिनोबार्बिटॉल और रिफाम्पिन। रिफाम्पिन एक एंटी TB ड्रग है, ठीक है, एंड दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीजिंग द प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HIV प्रोटीज इनहिबिटर्स, देयर बाय इंक्रीजिंग HIV रेप्लिकेशन। अब बेसिकली करता क्या है कि ये रिफाम्पिन आपके इस एंजाइम को क्या कर देता है, इंड्यूस कर देता है, ठीक है, या इस एंजाइम का मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना, इस जो एंजाइम्स HIV प्रोटीज इनहिबिटर्स के मेटाबॉलिज्म को मेटाबोलाइज करते हैं, ठीक है, उनको इंक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से HIV प्रोटीज जल्दी आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है। जब प्रोटीज इनहिबिटर्स जो हैं वो निकल जाएंगे, ठीक है ना, तो क्या होगा, आपकी HIV रेप्लिकेशन ज़्यादा हो जाएगी। मतलब अगर एड्स के पेशेंट को TB हो जाए तो आप उसको रिफाम्पिन नहीं दे सकते। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इनहिबिटर्स। इसकी एग्जांपल में है ओमिप्राजोल, कीटोकोनाजोल एंड एरिथ्रोमाइसिन। ओमिप्राजोल क्या करता है, ऐसे साइटोक्रोम एंजाइम्स को इनहिबिट करता है जो कि इन्वॉल्व होते हैं वारफरीन मेटाबॉलिज्म में। जब ये एंजाइम्स इनहिबिट हो जाएंगे तो वारफरीन मेटाबोलाइज नहीं होगा, ठीक है, वारफरीन का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, वारफरीन का प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि वारफरीन एक एंटीकोगुलेंट है। जब उसकी प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी तो ब्लीडिंग होगी, ठीक है। तो अगर कोई पर्सन है, ठीक है ना, जिसको हम एंटीकोगुलेंट दे रहे हैं क्योंकि उसको हार्ट डिजीज़ है, ठीक है, या कोगुलेशन है ब्लड वेजल्स के अंदर, तो उसको अगर कोई स्टमक प्रॉब्लम हो तो हम उसको ओमिप्राजोल नहीं दे सकते।